क्या हुआ बिटिया? अम्मा यही है, अच्छू ना हुआ, अम्मा यही है। ऑर्डर ऑर्डर। अगली सुनवाई अगले हफ्ते 25 नवंबर की दोपहर 1 बजे को होगी। कोर्ट अपना फैसला उसी दिन सुनाएगी। वकील साहिब, का लागत है? अपने हित में होएगा ना फैसला? अपने ही हित में होगा चाची, फिक्र नहीं करो, बिटिया को संभाल लियो। 3 साल से एक माँ अपनी 14 साल की बेटी के न्याय के लिए लड़ रही है। 3 साल से उसकी बेटी रोज रात वही डरावनी सुबह अपने सपनों में देखती है और उसकी सांसें फूल जाती हैं। 3 साल से वो दहशत जो माँ, बेटी और परिवार अपने मन में लेकर जी रहे थे, बस आने वाले हफ्ते की आखिरी सुनवाई में खत्म हो जाएगा। 3 साल की तपस्या बस पूरी होने ही वाली है। आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं। अरे वकील साहब, आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? चाची, खबर मिली है वो नीरज मोदी का परसों देहांत हो गया है। का बोलत हो वकील साहब? हमार बिटिया की सुनवाई है 2 दिन में। हम क्या बोले चाची, हमें तो अभी नोटिस आया है। तो अब का होगा? कोर्ट का सुनवाई देंगे? भागलपुर, बिहार के एक छोटे गांव में रहने वाली फुलवा और उसकी अम्मा 3 साल से फुलवा के बलात्कार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब 12 साल की फुलवा सुबह सुबह गन्ने के खेत में जब गई थी, तब उसे नहीं पता था कि उसका स्कूल टीचर नीरज मोदी उसका वहां इंतजार कर रहा है। मौका देखते ही नीरज ने उसके तन और मन में ऐसा घाव भर दिया कि उसकी खुद से लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो पाई। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि क्योंकि नीरज मोदी, जिनके खिलाफ फुलवा रानी के बलात्कार का आरोप है, उनका देहांत डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 21 नवंबर सुबह के 6 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, इसलिए ये केस खारिज कर दिया जाता है। ये का बोल रहे हैं जज साहब? अरे चाची, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाए? आप काहे कछु नहीं बोलत है? जज साहब, हमार बिटिया का क्या होगा? योर ऑनर, माफ करिएगा, चुप हो जाओ चाची। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। 3 साल की लड़ाई पर उस बलात्कारी की मौत जीत गई। क्या यही न्याय है फुलवा के लिए? ऐसा कैसन हो सकत है? अभी कछु दिन पहले तो जिंदा था। आप ही कह रहे थे सजा होवत है, और ये सब का हो गया? चाची, इसमें क्यों सर खपा रही हो? कोर्ट ने जवाब दे दिया ना। पर हमार बिटिया का न्याय तो नहीं हुआ ना। जनता के कोर्ट से नहीं हुआ तो भगवान के कोर्ट में हो गया। फुलवा के लिए सोचो, जिंदगी में आगे बढ़ो। नमस्ते। फुलवा की अम्मा को बहुत धक्का लगा। कोर्ट के कोने में अपनी बिटिया को सीने से लगाकर खूब रोती रही। फुलवा अपनी माँ को रोता देख उसके आंसू पोंछती है। अम्मा, घर जाना है। ले चलत है बिटिया, पहले हम मंदिर जावत है। रास्ते भर फुलवा की अम्मा को लगता रहा कि वो अपनी बेटी का न्याय नहीं कर पाई। उसने मन्नत तक मांगी थी कि आखिरी सुनवाई में अपनी बेटी को मंदिर लेकर जाएगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेगी। हे भोलेनाथ, हमका कछु समझ नहीं आ रहा। हम कैसा अपनी बिटिया से आंख मिलाए और बोले कि बिटिया तोहार न्याय हो गया है, तोहार अपराधी को सजा मिल गया है। भोलेनाथ, आपने तो उस राक्षस को हमेशा के लिए नींद दे दी, पर हमार बिटिया की नींद का हर रात उसका चेहरा देख के बौखलाई जाती है। कैसे उससे कहे कि बिटिया हमार लड़ाई खत्म हो गई, जब उसके मन की लड़ाई हम नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि हमने उस राक्षस को सजा नहीं दिलाई।
फुलवा की अम्मा फूट फूट कर भोलेनाथ के सामने रो रही है। फुलवा मंदिर के कोने में बैठकर सामने अपने स्कूल की लड़की गौरी को देखती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। गौरी एक पल के लिए उसे देखकर मुस्कुराती है, पर गौरी की अम्मा उसे देख लेती है और खींचकर वहां से ले जाती है। फुलवा को वो अकेलापन महसूस होता है। वहीं पर मंदिर के पंडित फुलवा को मंदिर की चौखट पर देख के गुस्सा हो जाते हैं। ऐ लड़के, कितनी बार बोलत है मंदिर के अंदर नहीं आना, चल बाहर निकल। फुलवा की अम्मा पंडित की बात सुन लेती है और तुरंत अपनी बेटी को बचाने पहुंच जाती है। पंडित जी, बच्ची भोलेनाथ के दर्शन करने आई है, काहे उस पर बरस रहे हैं? बरसे ना है तो तोहार आरती करें। कितने बार बोलत है छोटी जात मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, और ये तो है भी कलंकित। तुम छोटी जात वालों का तो साम धाम दंड भेद यही तो करना है। मंदिर को अपने इन्हीं घिनौने किया कर्मों से अशुद्ध कर दो बस। निकलो यहाँ से, निकलो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ, हमका माफ करना, हम आपके पवित्र स्थल में ये लोगों को रोक नहीं पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र बोलते बोलते पंडित फुलवा और उसकी अम्मा को बाहर निकलने का इशारा करता है। इस अपमान में रोते रोते दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो फुलवा की अम्मा तुरंत अपने सर से पल्ला डाल के आगे बढ़ती है और एक बूढ़ी औरत के पैर छूती है, जो उसकी सास है। नमस्ते अम्मा। आ गई दोनों माँ बेटी, हमार मुंह और काला करवा के। हैं? सुनवाई थी ना आज, क्या फैसला हुआ? वो अम्मा, वो अपराधी मर गया है। कोर्ट ने हमार केस खारिज कर दिया है। चलो जान छुटी, हमार बेटवा का दिमाग खपा गई दोनों। इस बच्चल ने तो हमार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। तो काहे हमारे बेटवा के छाती पर मूंग दल रही है? मर काहे नहीं जाती करम जली? अम्मा, का बोलत हो? तोहार पोती है, तोहार खून। खून ही तो चूस रहत हमार। बिटवा पैदा की होती तो ये दिन देखन नहीं पड़ता। आप खड़े खड़े बस सुन रहे हैं, कछु ना बोलना इन्हें। हमका कछु नहीं बोलना, हमका बस शांति चाहिए अपना घर में। बहुत हुआ कोर्ट कचेरी। अम्मा, आप ही थी जो फुलवा के पैदा होने पर अपना हाथ से लड्डू बनाई और बांटी थी पूरे गांव भर में। तब आप ही थी जो बोली कि लक्ष्मी आई है घर। हमका का पता था कि भगवान हमार बिटवा के घर लक्ष्मी नहीं अब सगुनी भेज दिए हैं। पता नहीं का जन्म के पाप मिल गवा। दिख नहीं रही तो हर पति की हालत, दिन रात गांव वालों से अपमान झेल रहा है, और का उखाड़ लिया ये बात कोर्ट खींच के। सुनवाई से पहले ही अचानक मर गया। जिंदा होता तो जेल जाना पड़ता, फिर का होता? उसका जिंदगी तो जेल में बीतता, पर तोहार बिटिया उसमें कोई बदलाव आता नहीं ना। बात तो आप सही कह रही हैं अम्मा। इस सुनवाई से सिर्फ उस राक्षस को सजा मिलती, उसको जेल होती, हमार बिटिया का न्याय होता। फुलवा, तुम जाओ अंदर और रोटी बनाओ, हम आवत हैं। ई बेशरम को देखो, इसको लागत है हम इसकी कलंकिनी बिटिया के हाथ का रोटी खाएंगे। हाँ। अरे अम्मा, अब बस भी करो तुम भी। फुलवा की दादी की बात जरूर कड़वी थी, लेकिन उस बात से फुलवा की अम्मा को कुछ खटका। अच्छा खासा हट्टा कट्टा 39 साल का गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो बेल पर छूट भी गया था, अचानक से दिल का दौरा कैसे पड़ गया, वो भी ठीक सुनवाई के 4 दिन पहले। और कैसे गांव वालों ने उन्हें ये खबर नहीं दी, जबकि नीरज मोदी के गांव और फुलवा की अम्मा के गांव में बस 50 किलोमीटर की दूरी ही है। फिर कैसे फुलवा की अम्मा को पता नहीं चला? सवालों को मन ही मन घुमाने से बेहतर है हम ही जाके उस नीरज मोदी के गांव में पूछताछ कर लेते हैं। जी, हम पास के ही गांव से हैं। हमार नाम मालती है। ये जो स्कूल टीचर
टीचर थे नीरज मोदी, इनके देहांत के बारे में कुछ बताएंगे का? नीरजवा का देहांत हो गया? ए जी, सुनते हैं, पड़ोस के राजा राम भाई साहब के बिटवा नीरजवा मर गया। का? अभी तो उसे देखा था हमने, खेत में खटिया पर पड़े था। खेती में? पक्का वो नीरजवा ही था का? हाँ हाँ, और कल तो शराब के नशे में भी धुत था बिगड़ेल। कौन बोलत तो हारू मर गया है। कौन से खेतवा में था, बताइए ना। घर का मालिक फुलवा की अम्मा को देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। माथे पर पसीना चढ़ने लगा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। हाँ, कौन हो तुम? भाई साहब, हम पास के गांव में रहते हैं। उस राजा राम मोदी के बिटवा ने हमारी बिटिया का बलात्कार किया था। 3 साल कोर्ट कचहरी में लड़ रहे थे न्याय के लिए। अचानक से खबर मिलती है वो मर गया। हमको कच्छू समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, आपको कच्छू पता है का? हाँ हाँ, हम कुछ नहीं जानत है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐ छोटी जात के लोगों से हम मुंह भी नहीं लागत है। बंद करो दरवाजा। अरे काहे, हमार सुनिए, बताइए कहाँ था नीरजवा, बताइए भाई साहब। फुलवा की अम्मा मालती के अंदर शक का बीज लग गया कि क्या नीरज मोदी सच में मर चुका है या ये सब कोई छल है जो उसके परिवार ने बनाया है। मालती ने ठान ली कि इसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा, चाहे उसे गांव के एक एक दरवाजे पर ही क्यों ना खटखटाना पड़े। फुलवा की अम्मा मालती को अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए था। कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया था कि उसकी बेटी का बलात्कारी नीरज मोदी मर चुका है और उसका केस क्लोज कर दिया गया है। पर यह अचानक सुनवाई के कुछ ही दिन पहले की मौत मालती को पच नहीं रही थी। पगला गए हो का? 3 साल से हमारा पॉकेट खाली कर दिया हो कोर्ट कचहरी में, और अब बोलत हो कि वो मरा हुआ आदमी जिंदा है? नहीं, हम कहते रहे हैं कि वो राक्षस जिंदा है और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अरे पाता लोग जाकर ढूंढ निकालोगी का? जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। मालती ने फैसला तो जरूर कर लिया था कि वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी, पर शुरुआत कहां से करनी है वो उसे नहीं पता था। पिछली बार नीरज मोदी के एक पड़ोसी से जब पूछताछ की थी तब उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया गया था। अब उसे संभाल कर कदम उठाने होंगे, इसलिए सबसे पहले उसने सहारा लिया अपनी बचपन की सहेली निर्मला का, जो उसी नीरज मोदी के गांव में रहती है। क्या करोगी जान के मालती? अब वो जिंदा है कि मर गया, तुहार बिटिया से तो दूर है ना। निर्मला, वो जिंदा है, इसीलिए हमार बिटिया की जिंदगी का बुरा सपना बन के जी रहा है। कुछ तो पता होगा तुम्हें कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। हमका कछु नहीं पता, लेकिन तुहार मदद करेंगे हम। निर्मला अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए मालती के साथ गांव वालों से पूछताछ में लग जाती है। हैरानी की सबसे ज्यादा बात यही मिलती है कि गांव वालों में से किसी को नहीं पता कि नीरज मोदी मर चुका है। अरे भाभी, कैसन हो? हम ठीक हैं, आजकल दिखती नहीं। हाँ, बिटवा का परीक्षा चल रहा था ना, तुहार कछु बात करनी थी। अंदर आ जाएं। हाँ हाँ, बहन जी को कहीं देखे हैं? हमार बचपन की सहेली हैं भाभी, पास ही के गांव की हैं, आती जाती रहती हैं यहाँ। अच्छा बैठो, हम चाय बनाते हैं। नहीं नहीं भाभी, जल्दी में है, थोड़ा कछु पूछना था आपसे। हाँ पूछो ना। ये जो मास्टर जी थे ना नीरजवा, राजा राम मोदी के बिटवा, उसका देहांत कैसे अचानक से हो गया? कछु पता है क्या आपको? क्या बोलत हो, मर गया वो नीरजवा? हमका तो कोनो खबर नहीं है निर्मला। उसके ऊपर तो सुनवाई थी ना बलात्कार की, तो हार कछु गलत फहमी हुई होगी। पता नहीं, हमका कहीं से पता चला। निर्मला, तुम भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं। अगर नीरजवा मर चुका होता तो उसका बापू अपना सर काहे नहीं मुंडवाए?
इकलौता बिटवा है राजा राम भैया का। हमारे हिंदू धर्म के लिए तो करते हैं ना। हमारे चाचा ससुर भी इसी गांव में रहते थे। उनके देहांत पर तो भोजन लगवाए थे गांव के लिए। तुमने कहीं से गलत सुना होगा। ये सवाल चौंकाने वाला तो था ही। हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार में घर के पुरुषों के बाल मुड़वाते हैं। 13वीं पर पूजा रख के आस पड़ोस रिश्तेदारों के लिए भोग लगाया जाता है। राजाराम मोदी, नीरज मोदी के पिता ने ना ही अपने सर के बाल मुड़वाए, ना ही कोई भोग चढ़ाया। पर क्यों? हो सकता है बिटवा से नाराजगी में नहीं मुंडवाए। इतना कोर्ट कचहरी के आगे पीछे इस उम्र में डोलना पड़ा। मर गया उनकी बला से। पर भाभी, आपको यकीन है कि वो मर गया है? पता नहीं, हमका कोई बुलावा तो नहीं आया था। निर्मला, मालती दूसरे पड़ोसी के घर पर पूछताछ कर रहे थे। वहीं उस पड़ोसी का पति गुजर रहा था। उसने एक नजर दोनों पर मारी और अपनी पत्नी को अपनी तरफ बुलाया। सुनो, इधर आना। जी आई। हाँ बोलिए। ये निर्मला के साथ कौन है? निर्मला की बचपन की सहेली है। वो नीरजवा के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। काहे? कह रहे हैं वो मर गया है। हमका का है, अच्छा है मर गया। पूरे गांव का नाम बदनाम किए हैं। हमारे घर में रोटी खाया और ऐसी हरकतें। भाभी, हम चलते हैं। आपसे कल मिलने आ जाएंगे। अरे चाय तो पी लेती, इनके लिए तो बनाए रहे थे। नहीं भाभी, फिर कभी। नमस्ते भैया। जिस तरह से वो आदमी दूर से मालती और निर्मला को घूर रहा होता है, मालती को हल्का अजीब लगता है। पर निर्मला ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने के लिए कहती है। जहाँ सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं जवाब भी सवालों को घुमा रहे थे। पर सही जवाब अभी भी नहीं मिल रहा था जो मालती को सुनना था। क्या उसकी बेटी का बलात्कारी जिंदा है? और कईयों ने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया छोटी जात के नाम पे। औकात का है तुम्हारी हमसे सवाल पूछने की? निकलो यहाँ से। चच्चा, हमार बिटवा और आपका पोता एक ही स्कूल में जाते हैं, तो ऐसी बातें ना ही करें। जबान चलाती है हमारे सामने। तुम्हें छोटी जाति की लड़कियां हमारे घर के लड़कों को बर्बाद करती हैं। पढ़े आए हमसे सवाल जवाब करने। निकलो यहाँ से। चलो मालती, इनसे बात करने में अपना समय काहे बर्बाद करें। जैसे ही मालती और निर्मला वहां से निकलती है, वो बूढ़ा पड़ोसी अपना छोटा सा फोन निकाल के आंखें छोटी करके किसी का नंबर लगाता है। बिटवा, घर जल्दी आ जाओ, कुछ जरूरी काम आया है। दिन बीत गया है ऐसे गांव के हर दरवाजे को खटखटाए, किसी से सीधा जवाब नहीं मिल पाया। मालती, हमें लगता है अब हो गया। हमका भी घर जाना चाहिए। पिट्टू के पापा आते ही होंगे दुकान से। बहुत मदद हो गई तुम्हारी निर्मला। जवाब तो नहीं मिला, पर शायद रास्ता जरूर मिल गया है। दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। मालती निराश होकर 10 कदम आगे बढ़ती है। एक साइकिल वाला मास्क लगाकर मालती को क्रॉस करते हुए निकलता है। उसकी नजर मालती पर पड़ती है और वो अपना मास्क ऊपर कर देता है। मालती को कुछ अजीब सा लगता है और अगले ही पल एक औरत के चीखने की आवाज आती है। मालती पलट के देखती है तो वो साइकिल वाला तेजी से अपनी साइकिल भगाने लगता है। मालती उस औरत के पास पहुंचती है तो उसके पैरों तले धरती खिसक जाती है। उस साइकिल वाले ने निर्मला के पेट में चाकू मार दिया था। निर्मला, कोई है? ये क्या हो गया? भाग जा, भाग जाओ, भाग जा। निर्मला, आंखें खोलो। ए निर्मला। आखिर निर्मला मालती की गोद में सर रख के अपना दम तोड़ देती है। कहीं ये वार मालती के लिए तो नहीं था, या एक चेतावनी थी सच्चाई से दूर रहने की।
हुआ? वो हमें मारने आया है। बिटिया कोई नहीं है, दरवाजे पर तोहार बाऊजी है। जिंदगी नरक बना दी है इसने। रोज कोई ना कोई चीखे सुनते रहते हैं। कैसन बातें कर रहे हो? तोहार बिटिया है। घर पर ही ऐसे बंद पड़ी रहेगी तो खुद पगलाएगी और हमका भी पागल कर देगी। ठीक है, कल से हमार फुलवा स्कूल जाएगी। नहीं अम्मा, स्कूल नहीं। वो वहाँ नहीं है बिटिया, वो मर गया है ना। अब कोई नहीं तुम्हें छुएगा। अपनी अम्मा पर विश्वास रखना। मालती का मन मानता ही नहीं है कि वो बलात्कारी नीरज मोदी स्कूल टीचर मर चुका है, पर दुनिया के लिए वो मर चुका है, कानून के लिए वो मर चुका है। मालती भले ही अपनी शक की सीमा को बढ़ाए, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी बेटी की जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। बलात्कार की वो काली सुबह के बाद फुलवा स्कूल वापस गई थी, लेकिन उस स्कूल टीचर के दहशती चेहरे ने उसे ऐसा दौरा दिया कि फिर कभी स्कूल की तरफ मुड़कर नहीं देख पाई। आज 3 साल बाद फुलवा फिर से कोशिश करती है। स्कूल में जाना उसके लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। मालती अपनी बेटी का साथ देते हुए उसके साथ स्कूल में जाती है और प्रिंसिपल से उसके लिए अनुरोध करती है कि उसे भर्ती कर दिया जाए। देखो फुलवा की अम्मा, हमें फुलवा को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से इससे मिर्गी हो गया तो बाकी बच्चे डर जाते हैं। नहीं साहब, ऐसा कच्छू नहीं होगा। अब जब वो शैतान है ही नहीं तो हमार बिटिया को काहे किसी का डर है ना फुलवा? ठीक है। स्कूल की फीस फुलवा के बाऊजी दे देंगे। जाओ फुलवा, वही 6ठी कक्षा में जाके बैठ जाओ। फुलवा डर डर के अपने कदम क्लास में बैठने के लिए बढ़ाती है। क्लास में सब उससे 3-4 साल छोटे हैं। सब बच्चे उसे अजीब नजर से देख रहे हैं। फुलवा मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसे एक उम्मीद दिखती है और फुलवा सबसे पीछे की डेस्क पर जाके अकेले बैठ जाती है। मालती को अपनी बेटी को ऐसे में देखकर एक राहत मिलती है कि उसकी बेटी की जिंदगी शायद फिर से शुरू हो सकती है। पर इस रास्ते में भी कई कांटे थे फुलवा के लिए। स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे थे जो फुलवा के बारे में जानते थे, कुछ थे जिनकी आंखों में फुलवा के लिए हमदर्दी थी, और कुछ ऐसे थे जो फुलवा को बुरी नजर से देखने लग गए थे। अब तो सारे दरवाजे खुल गए हैं। हम भी आ जाए फुलवा। अरे हमसे काहे शर्माना, हम साथ में ही पढ़ते थे ना, या बस टीचर सर में ही मजे आ रहे थे। 2 दिन फुलवा लड़कों से ऐसे ही अपमान सहती गई। उसका साथ देने कोई खड़ा नहीं होता था। अपने आप को कस के पकड़ के, सर झुका के और हिम्मत जुटा के उनके बगल से निकल जाती थी। 2 दिन बाद फुलवा अपनी माँ के सामने खूब रोई। अम्मा, हमें स्कूल वापस नहीं जाना। वहाँ पर लड़का लोग बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिटिया, हम जानत हैं तुम पर का बीत रही है, लेकिन तुमको आगे बढ़ना है जिंदगी में। पीछे मुड़कर ना ही देखना है, हिम्मत ना ही छोड़नी है। पर अम्मा, वो लड़का लोग। बिटिया, मर्द हो या औरत, जो तोहार साथ हुआ है तुमको ही सब दोषी कहेंगे। पर हमने कछु नहीं किया अम्मा। हम जानत हैं बिटिया, तुमको ऐसी सजा मिली है जिंदगी की जिसमें तोहार कोनो गलती नहीं है। दुनिया समाज चाहे कुछ भी बकती रहे, तुम्हें उनकी नहीं अपने दिल की सुननी है, अपनी इज्जत की सुननी है। बस पढ़ाई में मन लगा बिटिया, और बाकी सब भूल जा। मालती की हिम्मत देने से फुलवा में थोड़ी जान आई, लेकिन उसे पता है कि अगले दिन उसे फिर उन्हीं कांटों से पार जाना है। क्या कोई भी उसका साथ नहीं दे सकता है? आज भी आ गई, आज देखन मिलेगा का। स्कूल
स्कूल में वो घुस ही रही थी कि फिर से वही लड़के फुलवा को छेड़ने लगे। फुलवा के जैसे पैर रुक से गए, एक डर सा बैठ गया था। उसे सब याद आने लगा था। लेकिन फिर अचानक किसी ने उसका हाथ थामा। फुलवा घबरा गई, पर जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो उसकी पुरानी सहेली गौरी थी। गौरी भी उसे देखकर मुस्कुराई और हाथ पकड़ के उसे स्कूल में ले गई। फुलवा की आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी ने फुलवा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे उसके क्लास में बैठा दी और अपने क्लास चली गई। फुलवा को गौरी की इस चुप्पी से कोई दुख नहीं था, क्योंकि कम से कम कोई तो उसके साथ था। स्कूल खत्म होने पर फुलवा क्लास के बाहर गौरी का इंतजार करती है। गौरी भी अपने क्लास के बाहर आती है और फुलवा को अकेले देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। गौरी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है कि उसकी क्लासमेट उसे रोक देती है। ए गौरी, क्या करने जा रही हो तुम? तुम जानती हो ना, उसके आसपास नहीं जाना है। क्यों? उसको हमारी जरूरत है। देखा नहीं कैसे वो लड़का लोग इसे छेड़ते हैं? घर पर पता चलेगा तो पता है ना क्या होगा। और तुम्हारी तो शादी भी होने वाली है। इसके मुंह लगोगी तो अपनी इज्जत गवाओगी। चलो हमारे साथ। गौरी एक बार फुलवा की तरफ देखती है और उसका सर झुक जाता है। अच्छा, एक आखिरी बार बात कर लेते हैं। गौरी फुलवा की तरफ कदम बढ़ाती है। फुलवा फिर मुस्कुराती है, एक उम्मीद से उसकी तरफ देखती है, पर गौरी सर झुका के उसके सामने खड़ी हो जाती है। फुलवा को समझ आ जाता है कि कुछ सही नहीं है। फुलवा, हम हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं। हमारी शादी होने वाली है और तुम जानती हो हमारी दोस्ती से हमारी शादी टूट सकती है। लेकिन हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम्हें स्कूल में वापस देख के हमें अच्छा लगा। हिम्मत मत हारना फुलवा। हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सकते, पर हम तुम्हें हमेशा याद करते हैं। ये सुनकर फुलवा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन एक मुस्कुराहट आती है। वो आखिरी बार गौरी के गले मिलती है। गौरी भी गले लगना चाहती है, लेकिन अपने आप को रोक देती है। फुलवा की बाहों से निकल के वो आगे बढ़ती है। फुलवा उसके पीछे चलती है। बाहर वही लड़के फिर से उसे छेड़ते हैं, लेकिन इस बार फुलवा डरती नहीं और सीधा आगे बढ़कर निकल जाती है। दिन बीते और फुलवा अब रोज स्कूल जाने लगती है। क्लास में किसी से कुछ बोलती नहीं, लेकिन कोने में डेस्क पर अपना अलग बैठ के पढ़ने की कोशिश करती है। फुलवा बिटिया स्कूल गई का? जी अभी 5 दिन से तो जा ही रही है। हम कोशिश कर रहे हैं फुलवा की फीस का इंतजाम करने के लिए। ना ही होगा तो हम अपने सोने की नथनी बेच देंगे। हाँ हाँ, किसी दिन ये घर ही बेच देना तुम फुलवा के लिए। हमार बिटिया के लिए हम कच्छु भी कर देंगे। पताल लोक में खुदाई भी बाकी है। तुम फिर से शुरू हो गई? अरे वो मर गया है, मरे हुए को का सजा दोगी? निर्मला का मौत पर उसका पति अभी तक हम पर थूकता है। हमार मन कहता है वो शैतान जिंदा है, उसी ने निर्मला को मारा है। अब ना ही कोई मुंह खोलेगा, ना कोई साथ देगा। कहां से लाओगी सबूत? भगवान खुद सच्चाई हमार सामने लेकर आएगा। काका काकी, फुलवा को मिर्गी हो गई है स्कूल के पीछे वाले खेत में। भूख लग गई है। जहां फुलवा चुपचाप शांति से क्लास में कोने में डेस्क पर बैठी रहती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे फिर से दौरा पड़ा? फुलवा हमेशा की तरह क्लास के बाहर टूटी हुई खिड़की से रोज बाहर नजर रखी हुई थी, जैसे वो कहीं दूर भाग जाना चाहती हो। 8 टिका 8, 8 दूई 16, 8 तेई 24, 8 चौका 32। टीचर की आवाज उसके कानों को छू भी नहीं पा रही थी। बाहर की खुली खेत
बात सिर्फ दिखाई और सुनाई पड़ रही थी। फिर अचानक उसने ऐसा कुछ देखा कि वो सीधा अपने सीट से उठकर उस खेत की तरफ भागी। फुलवा स्कूल के पीछे खेत की तरफ भागती है और अचानक से रुक जाती है, जैसे उसकी जिंदगी रुक गई हो। सामने उसे उसका काल दिखाई दे जाता है, नीरज मोदी, जो खेत में आगे चले जा रहा था। ये देखकर फुलवा को फिर से दौरा पड़ता है। कहाँ है हमार फुलवा? फुलवा जमीन पर पड़ी हुई बुरी तरह कांप रही है। मालती उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। फुलवा, ए फुलवा, अम्मा आई है। क्या हुआ बिटिया? अम्मा, अम्मा वो दिखा। कौन कौन दिखा? वो टीचर जी, वही टीचर जी अम्मा। मालती की बाहों में फुलवा डर के मारे बहुत रो रही है, लेकिन इस बार मालती का शक यकीन में बदल चुका है कि उसकी बेटी का सपना नहीं, हकीकत है। नीरज मोदी जिंदा है और उसकी गवाह और कोई नहीं, उसकी अपनी बेटी है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? अभी नहीं मिलेंगे, वो कोने में नीचे बैठ जाओ। अरे किसको कोने में बैठा रहे हो हवलदार मिश्रा जी? सलाम साहब। आप इंस्पेक्टर हैं? जी चाची, बोलिए। नए वाले इंस्पेक्टर साहब आए हैं, सलाम ठको। सलाम साहब, हमें रपट लिखवानी है। हाँ बोलिए, किसके खिलाफ लिखवानी है? हमार बेटी के बलात्कारी का, जो कानून के नजर में मर चुका है। मालती की इस बात से इंस्पेक्टर दंग रह जाता है। मरे हुए आदमी के खिलाफ कंप्लेंट कैसे कोई लिख सकता है? पर जब मालती से पूरी कहानी इंस्पेक्टर को पता चली तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि क्या सच है और क्या झूठ। बुरा मत मानना चाची, पर तुम जिस तरह से बोल रही हो, एक कान से लगता है कि बौखला गई हो, पर दूसरे कान से लगता है कि कुछ तो बात है। हो सकता है कि तुम्हारी बेटी को भरम हुआ हो कि वो टीचर जिंदा है, लेकिन तुम्हारी सहेली को जिस तरह से किसी ने मारा वो भी समझ नहीं आ रहा है। मिश्रा जी। जी साहब। ये निर्मला देवी के पति ने रिपोर्ट लिखवाई थी क्या? जी साहब। क्या पता चला उसके बारे में? कौन था वो खूनी? वो उसके पति का कोई दुश्मन था। किसी ने उसके पति से उधारी ली थी, पति ने उधारी वापस मांगी और धमकी दे दी। उस धमकी के बदले उसने उसकी बीवी का ही कत्ल कर दिया। तो खूनी पकड़ा गया? नहीं साहब, फरार है। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ, है ना? वांटेड लिस्ट में डाले हुए हैं साहब। लिस्ट ही बनती रहेगी लगता है। चाची, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं आ गया हूँ। अब मैं खुद तुम्हारा एक केस हैंडल करूंगा। तहकीकात की शुरुआत करेंगे हम नीरज मोदी के घर से। उसके परिवार को जवाब देना होगा। मालती को इस नए जवान इंस्पेक्टर से एक उम्मीद की किरण दिखी। वो इंस्पेक्टर और हवलदार के साथ उसके जीप में चल दी। पुलिस यहाँ का है? अब कहाँ लेने आए हैं? आपके पति नीरज मोदी के पिता कहाँ है? वो उनसे मिलना है हमें। वो तो गायब है। गायब है मतलब? बिटवा के मरने के बाद पगला गए और न जाने हमका छोड़कर कहाँ चले गए। नीरज की माँ रोते रोते दरवाजा बंद कर देती है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले, पर मालती को अब यकीन होता जा रहा है कि कुछ गलत ही है। हमने कहा था साहब, कच्छु गड़बड़ है। बाप उसका गायब नहीं हुआ है, भाग गया है। चलो वापस थाने। मिश्रा जी, मुझे इस केस की फाइल देखनी है। मालती इंस्पेक्टर के साथ थाने निकल जाती है। वहीं मालती के घर पर फुलवा अकेले कमरे में खोई हुई है कि अचानक उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है।
एक अनजान बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा है। फुलवा को याद ही नहीं है कि इस आदमी को कहाँ देखा है, लेकिन फिर भी जाना पहचाना सा लग रहा है। बिटिया, हम गोविंद हैं, यहीं पास के गांव से आए हैं। तुम उस सरकारी स्कूल में जाती थी ना? बापूजी खेत गए हैं और अम्मा बाहर गई हैं। कोई बात नहीं, हम तुमसे ही मिलने आए हैं। हम किसी से नहीं मिलते। फुलवा उस अनजान आदमी के मुंह पर दरवाजा बंद ही कर रही होती है कि उसने कुछ ऐसी बात कह दी होती है कि फुलवा अपने आप को रोक नहीं पाती और दरवाजा वापस खोल लेती है। हम नीरज मोदी के खिलाफ बोलने आए हैं। तुम्हारे लिए बहुत खराब लगा हमें फुलवा। हमें 2 मिनट बात करना है तुमसे। फुलवा उस अनजान आदमी को देखते ही रह जाती है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। वहां दूसरी तरफ फुलवा की अम्मा मालती इंस्पेक्टर के साथ थाने पहुंचती है। इंस्पेक्टर, क्योंकि नया नया पोस्ट हुआ है, उसे अपने काम को पूरी लगन के साथ करना है। इंस्पेक्टर हवलदार से इस केस की फाइल मांगता है। हवलदार पहले तो हिचकिचाता है। साहब, केस तो क्लोज हो गया है, वापस काहे खोल के अपने समय बर्बाद कर रहे हैं? जितना बोल रहे हैं ना उतना ही करो। इंस्पेक्टर इस केस की फाइल्स को छांटने लगा है। मालती इस नौजवान को देख के दंग रह जाती है, जिस तेजी से फाइल्स पढ़ रहा है। आखिर इंस्पेक्टर को मिल गया जो उसे चाहिए था, नीरज मोदी का डेथ सर्टिफिकेट, जिस पर साफ साफ लिखा है कि नीरज मोदी की मौत 21 नवंबर को ठीक 6 बजे दिल का दौरा पड़ने पर हुई है। उसके साथ अंतिम संस्कार के कुछ फोटो हैं और गवाह के तौर पे 5 लोगों के सिग्नेचर्स। पर इसमें एक चीज नहीं है, अस्पताल की पर्ची। हैरानी की बात है, फाइल में अस्पताल की पर्ची नहीं है, बस डेथ सर्टिफिकेट है। और ये फोटो क्यों है? शमशान घाट पे कोई फोटो क्यों खिंचवाएगा? अच्छा चाची, ये फोटो देखो जरा, यही आपकी बेटी का बलात्कारी। मालती फोटोज को देखकर दंग रह जाती है। फोटोज में साफ साफ नीरज मोदी का चेहरा दिख रहा है, जो शव की तरह लकड़ियों पर लेटा हुआ है और उसके पिता आग लगा रहे हैं। ये झूठ है साहब, हमार बिटिया ने अपनी आंखों से देखा है इस राक्षस को। तो हर बिटिया पगला गई है, उसे तो हर जगह वही दिखता है। नहीं, हमका यकीन है हमारी बिटिया को आंखों का कौनो धोखा नहीं हुआ है। हालांकि इंस्पेक्टर के पास कोई वजह नहीं है इस केस पर शक करने के लिए, लेकिन वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता है और मालती को लेके फुलवा के स्कूल जाता है। मालती को जिसका डर था वही होता है। स्कूल में किसी ने मालती का साथ नहीं दिया और फुलवा को ही दौरे पड़ने का इल्जाम लगा दिया। इंस्पेक्टर साहब, हमने पहले दिन ही फुलवा की अम्मा को पूछा था कि फुलवा को मिर्गी होता है कि नहीं, तब तो मना कर दी थी। सर, फुलवा हमारे स्कूल में हमेशा से लड़कों को रुझाती थी। हमने तो कई बार इसे मना भी किया था। पहले भी हमें वो सही नहीं लगती थी सर जी। हम सबको पता है कि वो नीरज सर मर चुके हैं। हम सब लड़कियों को डराना चाहती है फुलवा। हम 6ठी कक्षा में पढ़ाते हैं साहब। फुलवा कोने में पड़ी रहती थी, पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा था उसका, बस आंखें खिड़की पर जमाई रहती थी। उस दिन हम ही पढ़ा रहे थे, एकदम से खड़ी हुई और बाहर भाग गई। हमें खुद समझ नहीं आया कि क्या हो गया लड़की को। बेचारे छोटे बच्चे भी परेशान हो गए। तुम बताओ, यहाँ स्कूल के कर्मचारी हो ना, तुमने देखा है नीरज मोदी को कहीं? साहब, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते हैं हम, सब झोल है हमका लगता है। प्रिंसिपल हो या बच्चे, सबका एक ही बयान था कि किसी ने भी नीरज मोदी को स्कूल के आसपास नहीं देखा था। इंस्पेक्टर साहब, हमका विश्वास करिए, हमारी बिटिया झूठ नहीं बोल रही है। आप गौरी से पूछिए, वो उसकी पक्की सहेली थी, वही है जो फुलवा को समझती थी। बोलो गौरी, तुम्हें क्या पता है फुलवा के बारे में और उस नीरज मोदी के बारे में? वो फुलवा शुरू से ही डरी हुई थी। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही थी। हो सकता है उसका भ्रम हो। इंस्पेक्टर को भी यही लगने लगता है कि शायद ये माँ बेटी का सिर्फ एक वहम है
चाची, सबने एक ही बात कही है, किसी ने भी नीरज मोदी को स्कूल के आसपास नहीं देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ फुलवा को ही दिखा? मुझे तो लगता है कि तुम्हें पहले फुलवा का इलाज करवाना चाहिए। साहब, एक माँ को अपनी बेटी की जबान समझ आती है। उसकी आंखों में वो दहशत हमने तब देखा था जब वो आदमी उसके सामने आया था। हमार और हमारी बेटी की नजर धोखा नहीं खाई है। कोई सबूत नहीं मिल रहा है चाची, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। हताश होकर मालती अपने घर के लिए निकलती है। इंस्पेक्टर को उनके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है। हमने तो पहले ही कहा था साहब, ये केस क्लोज है, इसकी फाइल बंद ही रहने दीजिए। फाइल बंद तो कर देंगे, लेकिन एक माँ की आंखों में सवाल कैसे बंद करोगे मिश्रा जी? शाम होते होते घर के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। फुलवा, ए फुलवा। मालती को फुलवा घर के अंदर कहीं नहीं मिलती। वो डर के मारे घर के आसपास पागलों की तरह अपनी बेटी के लिए पुकारती है। फुलवा, ए फुलवा। वो घर के पीछे खेत की तरफ अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है। फुलवा, ए फुलवा, कहाँ हो तुम? जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचती है, मालती फुलवा को कुएं पर खड़ी नजर आती है, जैसे वो कूदने ही वाली हो। मालती फुलवा का नाम चीखती है। ए फुलवा, क्या करने जा रही है? चल नीचे उतर। पर फुलवा कुएं की गहराई में ऐसे देख रही है जैसे उसकी कान तक उसकी माँ की आवाज पहुंच ही नहीं रही। मालती फुलवा की तरफ कदम ही बढ़ाने वाली होती है कि एक अनजान आदमी फुलवा को धक्का मार देता है और फुलवा कुएं में गिर जाती है। फुलवा! वो आदमी मालती की चीख से वहां से भागने लगता है और इंस्पेक्टर पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और तुरंत हथकड़ी पहना देता है और उसके पैर रस्सी से बांध देता है। मालती फुलवा का नाम चीख रही होती है, पर कुएं में से कोई आवाज नहीं आती। इंस्पेक्टर बड़ी बहादुरी से उस कुएं में कुएं की रस्सी पकड़ते हुए नीचे जाता है और फुलवा को डूबने से बचा लेता है। मालती मदद की पुकार में आसपास के घर तक अपनी चीख पहुंचा देती है और किस्मत से 3 आदमी वहां पहुंच जाते हैं और रस्सी खींचते हुए इंस्पेक्टर और फुलवा को कुएं से निकालने में मदद करते हैं। इंस्पेक्टर जब उस अनजान आदमी का चेहरा देखता है तो वो दंग हो जाता है। आखिर कौन है ये आदमी जिसने फुलवा को कुएं में धक्का मारा? फुलवा, ए फुलवा, आंखें खोल बिटिया। फुलवा अपनी आंखें नहीं खोल रही है। वो पूरी तरह भीग चुकी है। एक आदमी फुलवा के मुंह से पानी निकालने की कोशिश करता है। फुलवा के मुंह से आखिर पानी निकलता है और खांसते हुए उसकी आंखें खुलती हैं। अम्मा, अम्मा। हाँ बिटिया, अम्मा यही है। हमें माफ कर दो अम्मा, हमें मर जाना चाहिए। नहीं बिटिया, अम्मा मर जाएगी अगर तुम्हें कच्चू भी हो गया तो। उस आदमी ने हमें बोला कि हम आप पर बोझ हैं। मालती पलटकर उस आदमी की तरफ गुस्से से देखती है। इंस्पेक्टर उसके पास ही खड़ा है। जैसे ही वो उस आदमी को देखता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, जैसे वो उसकी जान ले ले। ये आदमी उस फोटो में था जब नीरज मोदी का अंतिम संस्कार हो रहा था। ये वो आदमी है जिसको इंस्पेक्टर ढूंढ रहा था। ये वही आदमी है जिसकी पत्नी के लिए वो अपने मरे हुए बेटे के गम में भीग चुके थे। ये और कोई नहीं, नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी है। इंस्पेक्टर को मालती के ऊपर कुछ मिनट के लिए विश्वास नहीं हुआ था,
पर राजाराम मोदी को फुलवा की जान लेते हुए देख अब उनकी शक की सुई भी सीधी होने लग गई है। इंस्पेक्टर को मौका मिल जाता है राजाराम मोदी से पूछताछ करने के लिए। तो बताइए मोदी साहब, कहाँ थे आप इतने दिन? फुलवा को क्यों मारना चाहते थे? क्या मिलेगा उसे मार के? राजाराम चुप बैठा हुआ है, एक शब्द नहीं बोलता। सवालों का पहाड़ चढ़ता जाता है लेकिन उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। फुलवा को तुमने कुएं में क्यों ढकेला? क्या छुपा रहे हो तुम? हाँ, क्या तुम्हारा बेटा जिंदा है? ये सुन के राजाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते वो जमीन पर लेट जाता है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता कि ये नौटंकी है या एक बाप का दर्द। साहब, हम कह रहे हैं ये राजाराम बस सदमे में है। आप फालतू उन छोटी जात वालों के मसले का बखेड़ा बना रहे हैं। अच्छा, लगता है तुम इन्हें जानते हो। तो बताओ कौन है ये लोग? हम का जानत, ये मालती की बिटिया फुलवा शुरू से ही तेज है। आदमी को लुभाती है, बस अपनी स्कूल टीचर को भी लुभाई ली और रेप का इल्जाम लगा दिया पैसों के लालच में। मिश्रा जी, लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। या तो मैं पता लगा लूं कि आप इन्हें कैसे जानते हैं, या आप खुद बता दीजिए, ठीक है? हम कुछ नहीं जानते साहब। नीरजवा हमारे गांव से है और हमारी जैसे ऊंची जात का है। बचपन से देखे हैं उसे, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। बेचारा परेशानी में दिल के दौरे से मर गया कि इसकी वजह से उसकी बीवी बच्चा भी छोड़कर चले गए थे। 12 साल की थी फुलवा जब उसके साथ ये हादसा हुआ। लुभाए या ना लुभाए, रेप का केस तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है? इतना बेवकूफ कैसे हो गया आपका बेचारा स्वर्गवासी टीचर? हवलदार मिश्रा के पास कोई जवाब नहीं था। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक तरफ राजाराम कुछ बोल नहीं रहा, ऊपर से समाज ने मालती और फुलवा को छोटी जात के नाम पर गलत होने का इल्जाम डाल रखा है। मिश्रा जी, नीरज मोदी के बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं पता लगाइए। मैं मिलना चाहता हूँ इनसे। इतनी ही देर में राजाराम का वकील पहुंच जाता है राजाराम की बेल कराने के लिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर, राजाराम मोदी के बेल के पेपर। 12 घंटे में बेल भी निकलवा लिया आपने? पहले से जज साहब को पटाए हुए थे क्या? राजाराम मोदी को निकलवाइए इंस्पेक्टर। राजाराम मोदी निकल तो जाएंगे, लेकिन समझा दीजिए, फिर भागे तो ऐसे अंदर जाएंगे कि कभी निकल नहीं पाएंगे, ठीक है? जितनी जल्दी बेल कराई गई, इंस्पेक्टर को अंदाजा हो जाता है कि कोई नजर रख रहा है। राजाराम वकील के साथ निकल जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर का लक्ष्य पक्का हो जाता है। आखिर सच क्या है? फुलवा के बाबूजी पास के गन्ने के खेत में कटाई का काम करते हैं। फुलवा की हालत देखते हुए उसके बाबूजी को अक्सर ज्यादा काम करना पड़ता है 4 पैसे और कमाने के लिए। उस शाम भी फुलवा के बाबूजी अकेले गन्ने की कटाई कर रहे थे कि अचानक पीछे से कोई उनके मुंह पर कपड़ा बांध देता है और जमीन पर धक्का मारकर उनको बहुत मारता है। काहे मार रहे हो हमें? अरे छोड़ दो हमें! बचाइयो कोई! फुलवा के बाबूजी दर्द में चीखते रहे, लेकिन किसी के भी कान तक उनकी दर्द भरी चीख नहीं पहुंची और थोड़ी देर में वो गुंडे भाग गए। फुलवा के बाबूजी ने जैसे ही मुंह से कपड़ा हटाया तो वो अकेले बीज गन्ने के खेत में जमीन पर दर्द में लेटे पड़े थे। आप जानकी मोदी हैं? नीरज मोदी की पत्नी? जी बोलिए इंस्पेक्टर साहब। अपने पति के गांव से काफी दूर रहती हैं आप? हमार मायका है यहाँ। अच्छा, आपके पिताजी हैं घर पे? नहीं, वो हमार अम्मा के साथ खेत गए हैं। अच्छा, मुझे आपके पति के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। और कितनी पूछताछ करेंगे? पहले भी पुलिस 1000 बार आ चुकी है। हमार कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे वो जिंदा है। कहना क्या चाहते हैं आप? आप जानती है ना कि आपके पति नहीं रहे। हमें नहीं पता होगा हमार पति मरा है या जिंदा है?
बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके सिंदूर को देख के तो लगता है कि आपको तो जिंदे ही लग रहे हैं। हम पता नहीं, हमारे लिए तो पहले से मर चुके थे। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हमार और हमार बिटवा का उनसे कोनो नाता नहीं है। हमको बख्श दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा सबूत था कि नीरज मोदी की बीवी आज भी सुहागन की तरह रहती है। क्या जानकी मोदी को ये पता नहीं कि वो मर चुका है? या ऐसा भी हो सकता है कि नीरज मोदी के जिंदा होने की खबर जानकी को है? घर पर फुलवा की अम्मा मालती गेहूं पीस रही है और फुलवा शांति से एक कोने में सिलवटों को घूरे जा रही है। अचानक से चार आदमी मास्क पहने घर में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। कौन हो तुम? हाथ मत लगाना। अम्मा, हमार बिटिया को छूना नहीं, दूर हो जाओ। वो चार गुंडे तोड़फोड़ में घर की रसोई में आग लगा के भाग जाते हैं। मालती आग को बुझाने की कोशिश करती है पर आग फैलने लगती है। फुलवा डर जाती है और चीख चीख कर रोने लगती है। क्या हो गया? हमारे घर में आग लगा दी। फुलवा के बाबूजी और अम्मा आग बुझाने में जान डाल दे रहे थे, लेकिन आग की पकड़ इतनी तेज हो गई कि आग को बुझाना नामुमकिन हो गया। मालती की आंखों के सामने उसका घर खत्म हो गया। देखिए साहब, क्या हो गया? हमारे घर को जला दिया उन्होंने। किसने किया चाची? कौन था? उनकी शकल पर कपड़ा था, पर हम जानत हैं वो नीरज मोदी के आदमी हैं। इंस्पेक्टर को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत तहकीकात शुरू करता है। उसका भी पहला शक राजाराम की तरफ जाता है। राजाराम मोदी कहाँ है? हमने आपको बताया था, वो कईयों दिन से ना ही लौटे हैं। चले गए हमें छोड़कर। राजाराम थाने से यहाँ नहीं आया? थाने? हमारे पति को गिरफ्तार किए आप लोग? काहे? कहा किया उन्होंने? खून करने की कोशिश की है तुम्हारे पति ने और अब फिर से फरार है। आखिर राजाराम गए कहाँ? क्या ये आग राजाराम ने लगवाई थी? कौन थे वो गुंडे जो इस परिवार की जान के पीछे पड़े हैं और आखिर क्यों?